Welcome to the Health Plus program. Today we are going to take you to Jindal Chest Clinic, Chandigarh, a one-stop center for the chest diseases, and have a word with Dr. Aditya Jindal, who is a renowned chest specialist. Dr. Jindal, a native of Chandigarh, received training in general medicines at the eminent Delhi Sir Gangaram Hospital and obtained its postgraduate DNB Medicine from the National Board of Examinations. After working as a senior resident in the Department of Medicine at the prestigious Postgraduate Institute of Medical Education and Research PGI MER Chandigarh, he joined the postdoctoral course in the Department of Pulmonary Medicines in the same institute and was awarded the degree of DM Pulmonary and Critical Care Medicine in June 2013. Dr. Aditya has an academic orientation and regularly gives talks and lectures on medical subjects to both specialties, audiences and lay public. He is also actively involved in the local Indian Medical Association organization and is also involved in charitable work through Rotary Foundation. He is also interested in writing and has written on both medical and non-medical topics. Our team had a word with Dr. Aditya Jindal. Let's have a word with Dr. Aditya Jindal. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जिंदल चेस्ट क्लिनिक और बात कर रहे हैं आदित्य जिंदल जी के साथ, जो पॉयनियर हैं और लंबे समय से इस फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि चेस्ट जो पहले लोग इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन कोरोना के बाद लोगों को मालूम हुआ कि पल्मोनरी जो हेल्थ है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें लोग जो है आजकल चेस्ट के लिए पूरे कॉन्शियस हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पहले लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे और कोविड और कोरोना के आउटब्रेक के बाद ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। हालांकि चेस्ट एज ए स्पेशलिटी बहुत पुरानी है। पहले क्योंकि टीबी की जो बीमारी चेस्ट डिजीज़ के अंडर ही आती है वो बहुत ही कॉमन थी, तो जब ये कम से कम 100 साल से टीबी का इलाज चल रहा है और टीबी की स्पेशलिटी एक चेस्ट के तौर पे जानी जाती थी, पर धीरे धीरे जब दूसरी बीमारियों का पता चला कि टीबी छोड़ के और भी चेस्ट में, लंग्स में बीमारियां होती है, तब चेस्ट की स्पेशलिटी डेवलप होनी शुरू हो गई। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टीबी का इतना ज़्यादा दबदबा था, हम कह सकते हैं कि जो चेस्ट का डॉक्टर को टीबी का डॉक्टर ही माना जाता था। पीजीआई में सबसे पहले क्या कहते हैं, इंडिया में एक सेपरेट चेस्ट का डिपार्टमेंट, जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट था, वो सेटअप हुआ। एंड जो फर्स्ट डीएम डिग्री है वो 1989 या 91 में शुरू हुई थी, विच वॉज, और 2014 तक किसी और इंस्टीट्यूट में पूरे इंडिया में डीएम या जो सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री है चेस्ट की, चेस्ट डिजीज़ की, वो नहीं थी। फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और नेचुरली कोविड के बाद तो अब सब अवेयर हो गए हैं कि चेस्ट में सिर्फ टीबी ही नहीं, बहुत किस्म की बीमारियां हैं, और कोविड तो एक खास किस्म का एग्जाम्पल ही था जो सारी दुनिया को जिसने इन्वॉल्व कर लिया। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि कोविड के बाद जो चेस्ट के पेशेंट हैं, जो इन चीज़ों से ग्रस्त हैं, वो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ है? मैं ये तो नहीं कहूँगा जी कि सिकनेस बढ़ी हुई है, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लोगों की नॉलेज बढ़ गई है, क्योंकि जब कोविड इतना फैला हुआ था तो लोग पढ़ते थे, सुनते थे, कई चीज़ें जो पहले अनदेखी होती थी उनको वो अब सामने आ गई। अब समझ में आता है कि जल्दी पिक कर लेते हैं बीमारियों को खुद ही, और फिर नेचुरली जब खुद दिखना शुरू हो जाता है कि प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर्स को भी जल्दी अप्रोच करते हैं। तो एक अवेयरनेस की बात है मेरे हिसाब से। कोविड के कारण जो अवेयरनेस बढ़ गई है मेडिकल फील्ड की और चेस्ट डिजीज़ के प्रति, आई थिंक दैट इज़ उससे ही फ़र्क पड़ा है। बीमारियों का तो ऐसे है ना जी, वो चलती रहती हैं, कॉन्टीन्यूसली चलती रहती, पहले भी थी, अब भी थी। ओवरऑल आबादी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है। चेस्ट की बीमारियां एक ऐसी खास किस्म की बीमारियां हैं जो एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जितनी एयर पोल्यूशन बढ़ती रहेगी तो चेस्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी। जैसा अगर हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि अपने आप ही जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, क्योंकि माँ बाप अब आजकल एक बच्चा है, काफ़ी उनका मन जो घबराया रहता है, क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी बीमारियां वो धीरे धीरे जाकर जब बच्चा बड़ा होता रहता है वो अपने आप ही जो है थोड़ा क्योर होना शुरू हो जाता है? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एक बचपन की बीमारी है और उसको हम ब्रोंकियल अस्थमा भी कह देते हैं।
उसको सही इलाज होना चाहिए सही टाइम पे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तो उसकी जो हर साल उसके चांसेस इम्प्रूव होते रहते हैं उससे निकलने की। मैं यहाँ पर एक जस्ट छोटा सा बात करना चाहूँगा कि हमारे देश में ना अस्थमा का नाम सुन के बहुत लोग डर जाते हैं कि कैसी बीमारी होगी, क्योंकि हम आई थिंक उसका कारण ये है कि हिंदी में या जो भी हमारी दूसरी भाषाएं हैं जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, सारी जितनी भी लंग्स की बीमारी है उनको या दमा या श्वास या कॉमन रूप से देखा जाता है, सबको मिक्स किया जाता है। जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकियल अस्थमा है वो एक स्पेसिफिकली एलर्जिक कंडीशन है जो बचपन में होती है। जो अडल्ट्स में दमे की बीमारी है उसको हम COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो स्मोकिंग से या एयर पोल्यूशन से या एज के से लिंक्ड होती है। बट कॉमनली हम अपनी नॉर्मल भाषा में हर चीज़ को दमा बोल देते हैं, अस्थमा बोल देते हैं। उसके कारण एक लोगों में डर बैठ जाता है कि जी उसकी दवाइयाँ हैं जो इन्हेलर्स हैं कि वो लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो अस्थमा है वो बचपन में अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिली जाए, इन्हेलर से ही मिली जाए, वो ठीक भी हो जाता है और धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है। अगर उसको हम अनकंट्रोल्ड छोड़ दें तो बल्कि बच्चों के लिए आगे जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे वो बढ़ेगी। ऐसा नमूने की हम बात कर लें जिसके वजह से पहले बहुत सारी जो है डेथ्स का कारण बनता था नमूनिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे नमूने के ऊपर कंट्रोल किया गया, आपके पास नई नई टेक्निक्स आई, नई नई मेडिसिन आई, क्या कहना चाहेंगे कि पहले की बनस्पत अब जो डेथ रेट है काफ़ी कम हुआ है? आपकी बात सही है जी कि निमोनिया एक किस्म से जो कोई भी लंग्स की इन्फेक्शन है हम उसको निमोनिया कहते हैं। निमोनिया का इंसिडेंस अगर हम पहले के मुकाबले में देखें तो वो डेफिनेटली कम हुआ है। उसके कारण कई किस्म हैं कि एक ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव हुई है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो इतने चले हैं उसके कारण इम्प्रूवमेंट हुई है। बट अगर हम एक और तरीके से देखें तो क्योंकि कितनी आबादी बढ़ती जा रही है, ओवर क्राउडिंग बढ़ती जा रही है, तो उस तरह के सिचुएशंस में निमोनिया अभी भी फैलता रहता है। तो एक साइड पे कहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है, दूसरी साइड पे वर्सनिंग भी हो रही है। वुड से कि निमोनिया का रेट्स क्या कहते हैं बढ़ ही रहे हैं। कुछ कि निमोनिया के रेट्स कुछ जगह इंक्रीज़ हो रहे हैं, कुछ जगह कम हो रहे हैं। तो अगर बचाव करना चाहें तो बेस्ट तरीका तो यही होता है कि जो वैक्सीन्स आती हैं निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए, एक न्यूमोकोकल वैक्सीन है और एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो ज़रूर लगानी चाहिए। वो बच्चों में भी लगती है और वो अडल्ट्स में भी लगती है। तो उनसे कम से कम 40 to 50% इम्प्रूवमेंट या बचाव हो जाता है आगे के फ्यूचर निमोनिया के एपिसोड्स के लिए। जैसे जिंदल चेस्ट क्लिनिक में क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह की हमारे पास चेस्ट की मशीनें, हर चीज तरह के टेस्ट, क्या कहना चाहेंगे आप? जरूर जी, हमने ये क्लिनिक शुरू किए अब 12 साल हो गए हैं। PGI छोड़ के ये शुरू किया था तो इसको ऐसे ही कंसीव किया था कि यहाँ पर पेशेंट जो भी आए उसको सब कुछ मिले, भाग दौड़ ना करनी पड़े, बेस्ट एडवाइस मिले, जो रिक्वायर्ड है इलाज के लिए, जांच के लिए, वो सब मिले। तो यही उम्मीद करते हैं कि पेशेंट जो आते हैं उनको यहाँ फ़ायदा होता है और ठीक होके जाते हैं। हम तो अपनी तरफ से पूरी सर्विस देते ही हैं पेशेंट्स को और पेशेंट्स भी ये अप्रिशिएट करते हैं। हम अपनी तरफ से हमारी यही है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस या लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल है हम वो पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आपको तो बहुत बड़ा एक विरासत में मिला हुआ है चेस्ट के, क्योंकि पापा ने जो है सारी ज़िंदगी सेवा की है चेस्ट के फील्ड में, और अभी भी कोई भी चीज़ होती है आप कई बार उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उनका पुराना एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस आपका नया जो एक्सपीरियंस है वो दोनों मिलकर जो भी चेस्ट के पेशेंट आते हैं, कोई क्रॉनिक होता है तो भी आप लोग उसको यहाँ ज़िंदगी देकर भेजते हैं। हाँ जी, ज़रूर। मेरे पिताजी होने से अलग फादर एक इंडिया के प्री एमिनेंट चेस्ट फिजिशियन हैं जी। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सर्विस में ही दे दी चेस्ट पेशेंट्स के। 1971 या 1972 से वो PGI में काम करते आए हैं और बहुत ही यंग एज पे चेस्ट डिपार्टमेंट के वो हेड बन गए थे। बहुत ही यंग एज थी, मतलब ही वॉज द यंगेस्ट इन PGI मेरे ख्याल से जो कोई किसी डिपार्टमेंट के हेड बने। नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था तो वो थे और उनके साथ एक और प्रोफेसर थे और इन्होंने धीरे धीरे करके
चेस्ट स्पेशलिटी को खड़ा किया है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि 1989 से 2014 तक पूरे इंडिया में कोई और सेंटर ऐसा नहीं था जो सुपर स्पेशलिटी चेस्ट में ऑफ़र करता था। पर पीजीआई में पिताजी ने एक किस्म से पीछे पड़ के कितनी एप्लीकेशंस करी, उसके लिए पूरी रिसर्च करी करके वो डीएम प्रोग्राम शुरू किया। जो भी बड़े नामी डॉक्टर्स हैं जो क्या कहते हैं चेस्ट के नाम में फील्ड में फेमस हैं, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा बट बहुत ऐसे हैं, वो यहाँ से पढ़ के गए और पिताजी के स्टूडेंट्स हैं। और फादर की कई किताबें लिखी हुई हैं चेस्ट फील्ड पे, रेस्पिरेटरी मेडिसिन पे और भी फील्ड्स पे उनको काफ़ी इंटरेस्ट है। आजकल जो चेस्ट के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ वो किताबें उनके लिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बन गई है। जो इंडियन ऑथर्स में जो भी ही इज़ द मोस्ट फेमस इन चेस्ट, और आई थिंक मेजॉरिटी कोई ऐसा चेस्ट फिजिशियन इंडिया में नहीं होगा जो उनका नाम नहीं जानता, इतने वो फेमस हैं इस चीज़ में। बाहर की कंट्रीज़ ने भी और कई जो चेस्ट सोसाइटीज़ ने भी उनको काफ़ी ऑनर किया है। उनको मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता बट ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन पल्मोनरी मेडिसिन एंड चेस्ट मेडिसिन इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। नाम बोल दो। हाँ, डॉक्टर एस.के. जिंदल उनका नाम है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जिंदल। वो भी पंजाब के छोटे से धूरी से थे और यहाँ शिफ्ट किए। सारी ज़िंदगी उन्होंने सर्विस में ही बिता दी एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे। जब भी आपको जो आशीर्वाद है, डॉक्टर उमेश जिंदल जो एक रिनोड नाम है, जिन्होंने आईवीएफ में, जिन्होंने इनफर्टिलिटी में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, और डॉक्टर शीतल जिंदल जो आपके वाइफ हैं, और वो भी, क्योंकि ये सारा परिवार लोगों की सेवा में लगा हुआ है। भगवान करे आप लोग और सेवा करें। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।